हेलो दोस्तों, मैं क़मर अब्बास आप लोगों का अपने ही यूट्यूब चैनल अब्बास स्टडी सेंटर पे खैर मकदम करता हूँ। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि झारखंड पीजीटी का फॉर्म अप्लाई हो रहा है और 27 जुलाई उसकी लास्ट डेट है। इंशाल्लाह आज से और आगे आने वाली वीडियोस जो कि अपलोडेड वीडियोस होगी उसके ज़रिए हम लोग झारखंड पीजीटी 2025 के पूरे निसाब का कवर करेंगे। तो अगर आप लोगों ने पहली वीडियो देख ली होगी तो उसमें हम लोगों ने क्या है कि निसाब का तारुफ मुकम्मल तौर पे उसमें वजाहत के साथ हम लोगों ने देखा था। उस निसाब में जो पहला पॉइंट था वो पहला पॉइंट ही यही था कि ज़बान की तारीफ़, अहमियत और अफादियत, और उसके अंदर था कि हिंद आरियाई ज़बान का इर्तिक़ा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग क्या है कि हिंद आरियाई ज़बान का इर्तिक़ा और साथ साथ उसकी क्या है मुख्तसर तारीख़ पर रोशनी डालेंगे। तो ठीक, और इंशाल्लाह क्या है ये जब थ्योरीज़ पार्ट ख़त्म हो जाएंगे तो इसी से क्या है कि हम लोग एज अ प्रैक्टिस सेट सवालात हल करेंगे। तो चलिए सेशन को आगे बढ़ाते हुए आज के इस पहली वीडियो में हम लोग क्या है कि हिंद आरियाई ज़बान का इर्तिक़ा, और इसमें कोशिश ये होगी प्राकृत तक हम लोग आज की वीडियो में कवर करेंगे। तो देखिए, अगर दोस्तों बात किया जाए कि ज़बान क्या है, तो ज़बान क्या है आवाज़ और अल्फाज का मजमूआ है। कोई भी ज़बान होती है तो उसमें आवाज़ भी शामिल होती है और अल्फाज भी शामिल होते हैं। तो आवाज़ों और अल्फाजों के मजमूए को क्या कहा जाता है? ज़बान कहा जाता है। ज़बान हमारे एहसासात, जज्बात व ख़यालात को अदा करने का एक वसीला है। दोस्तों, अगर इंसान के पास ज़बान नहीं होती तो न वो अपने एहसासात को दीगर इंसानों तक रसाई कर सकता था और न अपने जज्बात को और न अपने ख़यालात को दीगर इंसानों तक पहुंचा सकता था। यानी एहसासात को दूसरे इंसानों तक पहुंचाने के लिए, जज्बात को और ख़यालात को दूसरों इंसानों तक पहुंचाने के लिए सबसे बड़ा जो वसीला बनता है वो क्या है? ज़बान का वसीला बनता है। दोस्तों, ज़बान की तो वैसे बहुत सी अक़साम है, जैसे कि अलामती ज़बान भी है, इशाराती ज़बान भी है, और फिर उसके बाद क्या है मुहर्रकी ज़बान भी है, फिर समाजी ज़बान भी है। तो अलग अलग माहिरीन लिसानियात ने ज़बान की मुख्तलिफ़ किस्में बताई गई। यहाँ पे मुख्तसर से मुख्तसर तर पे ज़बान अगर देखा जाए तो ज़बान क्या है? आवाज़ों और अल्फाज का मजमूआ है। ज़बान के ज़रिए ही इंसान क्या करता है? एहसासात को, जज्बात को और ख़यालात को एक दूसरों तक पहुँचाता है और ये एक वसीले के तौर पे काम करता है। तो ठीक, ज़बान होती है वह ज़मान और मकान के एतबार से, यानी क्या है कि जो ज़बानें होती हैं वह ज़माने के एतबार से और जगह के एतबार से एक दूसरे से मुख्तलिफ़ होती है। जैसे प्राचीन काल की ज़बानें कुछ और थी, मध्यकाल की ज़बानें कुछ और थी और वर्तमान काल की ज़बानें कुछ और है। जैसे कि फ़ॉरेन की ज़बान कुछ और है, हिंदुस्तान की ज़बान कुछ और है, और हिंदुस्तान ही में क्या है अगर अंदरूनी ज़बान देखा जाए तो क्या है कर्नाटक की ज़बान कुछ और है, यूपी की ज़बान कुछ और है, फिर बिहार की ज़बानें कुछ और। तो यही बताने की यहाँ पे कोशिश की गई है कि ज़मान के एतबार से और मकान के एतबार से क्या है ज़बानें क्या होती है? मुख्तलिफ़ होती हैं, तरह तरह की होती है। उनकी सौती, सरफ़ी और नहवी ख़ुसूसियात की बिना पर उन्हें माहिर लिसानियात ने मुख्तलिफ़ 8 ख़ानदानों में तकसीम किया है। तो इसलिए दोस्तों यहीं से अब सवाल बनना शुरू हो सकता है, क्या है कि माहिरीन लिसानियात ने ज़बान को कितने ख़ानदानों में तकसीम किया है? तो क्या है कि मुख्तलिफ़ 8 ख़ानदानों में तकसीम किया है। तो वैसे तो देखा जाए तो बहुत सी ज़बानें, पूरी दुनिया में बहुत सी ज़बानें बोली जाती है, लेकिन क्या है उनको क्या है कि मुकम्मल तौर पे 8 ख़ानदानों में तकसीम किया गया। पहली ख़ानदान क्या है? सामी ख़ानदान है। दूसरी ख़ानदान क्या है? हिंद चीनी ख़ानदान है। तीसरी ख़ानदान क्या है? द्राविड़ी ख़ानदान है। चौथी ख़ानदान क्या है कि मुंडा ख़ानदान है। पाँचवीं ख़ानदान क्या है? अफ्रीका की बांटो ख़ानदान है। और अमरीकी ख़ानदान, मलायाई ख़ानदान और हिंद यूरोपी ख़ानदान, ये 8 की 8 ख़ानदान क्या है? ज़बान की ख़ानदान कही जाती है। ठीक, तो ये क्या है कि ज़मान और मकान के एतबार से अलग अलग हो सकती है। इसमें देखा जाए तो सामी ख़ानदान की अगर ऊपर बात किया जाए
सामी ख़ानदान में बहुत सी अहम ज़बानें आती हैं। अब देखिए कौन सी ज़बानें कौन से किससे निकली है, मुख्तसर तौर पे इनको देख लिया जाए। तो सामी ख़ानदान में बहुत सी ज़बानें होती है, लेकिन उनमें से मशहूर जो ज़बानें जैसे अरबी और इब्रानी इसी से निकली है। देखिए दोस्तों, सवाल यहाँ पे ये बन सकता है कि अरबी किस ख़ानदान से निकली है, तो वह सामी ख़ानदान से निकली है। इब्रानी किस ख़ानदान से निकली है, तो वह सामी ख़ानदान से निकली है। तो ठीक, यहाँ पे भी दो सवाल आपका बन सकता है। दूसरा क्या है कि द्राविड़ी से हिंदुस्तान की बहुत सी अहम ज़बानों का सिलसिला मिलता है। अगर द्राविड़ी ख़ानदान देखा जाए तो ये भी क्या है कि हिंदुस्तान में बहुत सी ज़बानें जो बोली जाती है उन क्या है, इस द्राविड़ी से भी उनका सिलसिला बहुत मिलता है। यह ज़बानें जनूबी हिंदुस्तान में राइज हैं। जैसे कि द्राविड़ी ख़ानदान की ज़बानें हिंदुस्तान में कहाँ पे राइज हैं, ये जनूबी हिंदुस्तान में राइज हैं। जैसे कि तमिल है, तेलुगु है, कन्नड़ है, मलयालम है, इसकी मशहूर शाखें हैं। अगर द्राविड़ी ख़ानदान के देखा जाए, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, ये 4 ज़बानें जो होती हैं ये द्राविड़ी की शाखें हैं, द्राविड़ी ख़ानदान की शाखें हैं। ठीक, अगर पूछा जाए कि क्या है तमिल किस ख़ानदान की शाख है, या तमिल किस ख़ानदान की ज़बान है, या तेलुगु किस ख़ानदान की ज़बान है, या कन्नड़ किस ज़बान की ख़ानदान है, या मलयालम किस ज़बान की ख़ानदान है, या किसकी शाखें हैं, तो वह क्या है, इसका जवाब क्या होगा, द्राविड़ी ख़ानदान की ज़बानें। लेकिन उर्दू और हिंदी का जिस ख़ानदान से ताल्लुक़ है वह हिंद यूरोपी है। अगर उर्दू और हिंदी की बात किया जाए दोस्तों, ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल बन सकता है कि क्या है कि उर्दू किस ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती है, हिंद यूरोपी ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती है। हिंदी किस ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती है, वह हिंद यूरोपी ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती है। हिंदुस्तान में आर्या ख़ानदान यानी हिंद यूरोपी अपने इर्तिक़ाई दौर में हिंद ईरानी से गुज़रकर हिंद आर्याई शक्ल में अख्तियार कर लेता है। देखिए दोस्तों, अगर हिंदुस्तान में आर्याओं की आमद देखा जाए तो सबसे पहले क्या है कि हिंद यूरोपी अपने इर्तिक़ाई दौर में हिंद ईरानी से गुज़र कर, यह क्या है कि हिंद यूरोपी ख़ानदान से क्या है उर्दू और हिंदी निकली है। और सबसे पहली जो ख़ानदान अगर देखा जाए हिंदुस्तान में जो राइज थी वह क्या हिंद यूरोपी थी, और ये इर्तिक़ा पाकर क्या बनी, हिंद ईरानी बनी, और फिर हिंद ईरानी से गुज़र कर हिंद आर्याई बनी। बहुत बार सवालात में ये पूछा जाता है कि उर्दू क्या है किससे निकली है, तो वह किससे निकली है, हिंद आर्याई से निकली है, हिंद आर्याई से निकली। ठीक, कि हिंद आर्याई शक्ल इख्तियार कर लेती है। ठीक, आर्यों का वतन आर्यों का वतन वसती एशिया में तलाश करना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे एक कोटेशन है, किसका है, नसीरुद्दीन ख़ान का है, और उनकी किताब क्या है, तारीख़ ज़बान उर्दू में इस कोटेशन को उन्होंने नक़ल किया है कि आर्यों का जो वतन था, आर्यों का जो वतन था वह क्या था, वसती एशिया था। क्या था, वसती एशिया में तलाश करना चाहिए। ये किसका कौल है, ये नसीरुद्दीन हाशमी का कौल है, नसीर अहमद ख़ान का। और इन्होंने ये क्या है कोटेशन कहाँ पे नकल किया है, तारीख़ ज़बान उर्दू में नकल किया है। अब ये भी पूछ सकता है कि तारीख़ ज़बान उर्दू किसकी तसनीफ़ है, ये नसीर अहमद ख़ान की तसनीफ़ है, जिसमें उन्होंने क्या है कि ये बात कही है कि आर्याओं का वतन क्या है, वसती एशिया में तलाश करना चाहिए। आर्या हिंद यूरोपी ज़बान बोलते थे। आर्या क्या कौन सी ज़बान बोलते थे, हिंद यूरोपी ज़बान बोलते थे, जो मशरक़ी और मगरबी 2 हिस्सों में तकसीम हुई। अगर हिंद यूरोपी ज़बान को देखा जाए तो वह 2 हिस्सों में तकसीम हुई है। पहली किस्म क्या है, मशरक़ी, और दूसरी क्या है, मगरबी। इन 2 हिस्सों में तकसीम हुई है। हिंदुस्तान में आर्याओं के दाखिले की तारीख़ जो है, यानी हिंदुस्तान में आर्याओं की आमद कब हुई है, ये 1500 क़ब्ल मसीह यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से पहले की बात है। 1500 क़ब्ल मसीह मुकर्रर की जा सकती है। ये कौल किसका है, मसूद हुसैन ख़ान का है। यानी हिंदुस्तान में आर्याओं की दाखिला यानी आर्याओं की आमद कब हुई है, वह 1500 क़ब्ल मसीह मुकर्रर की जा सकती है। यह कौल किसका है, मोहम्मद हुसैन आज़ाद का कौल है। मगरिब में जाने वाले आर्यों को, अब देखिए जब आर्यों की आमद हुई हिंदुस्तान में तो कुछ लोग मगरिब में गए, कुछ लोग मशरिक़ में गए, अलग अलग दिशा में वह क्या है आर्यों ने क्या है सफ़र तय करते करते गए। लेकिन वो गुरोह जो आर्यों की आमद के बाद जिसका जो बताया जाता है कि वसत एशिया में तलाश करना चाहिए, और फिर साथ साथ ये भी बताया जाता है कि इनकी आमद क्या है कि 1500 क़ब्ल मसीह में हुई है, कि जब ये 1500 क़ब्ल मसीह हिंदुस्तान में इनकी आमद हुई है तो कुछ लोग मगरिब में गए और
वह आर्य जो मगरिब में जग गए थे कि मगरिब में जाने वाले आर्यों को किंटम ग्रोह का नाम दिया गया है। यानी वो आर्य जो क्या है मगरिब दिशा में गए थे उनको क्या कहा गया है, किंटम ग्रोह कहा गया, किंटम ग्रोह कहा गया, जिनकी नुमाइंदा ज़बानें यूरोप की यूनानी, लाटिनी और जर्मन वगैरह है। क्या है, मगरिब की अगर ज़बानें देखा जाए क्या है, ज़बानें क्या यूरोप की यूनानी है, लाटिनी है और जर्मन वगैरह है। मशरिक़ की तरफ हिजरत करने वाले आर्या को शीटम ग्रुप के लोग कहा गया है। देखिए जो मगरिब पर गए उनको क्या है, किंटम कहा गया, और जो मशरिक़ की तरफ हिजरत करके गए थे उनको क्या कहा गया था, उनको शीटम ग्रुप कहा गया था, जो ईरान में ओस था और बाद में उसकी जदीद शक्ल फ़ारसी वगैरह बोलते थे। ईरान में जो सर्वप्रथम जो इस्तेमाल होती थी, ज़बान इस्तेमाल होती थी, क्या वो ओस्था थी, क्या थी, ओस्था थी, और बाद में उसकी जदीद शक्ल फ़ारसी इख्तियार हो गई। ठीक, और शीटम ग्रुप के जो आर्या हिंदुस्तान में दाखिल हुए, शीटम ग्रुप के जो आर्या हिंदुस्तान में दाखिल हुए उन आर्यों की ज़बान संस्कृत कहलाई। अब देखिए यहाँ पे ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि संस्कृत ज़बान किन आर्यों की ज़बान कहलाई, शीटम ग्रुप के जो आर्या हिंदुस्तान में दाखिल हुए उन आर्याओं की ज़बान क्या कहलाई, संस्कृत कहलाई। और फिर यहाँ पे बहुत ही इम्पोर्टेंट, अब यहाँ से हिंद आर्याई ज़बान का इर्तिका होगा। तो दोस्तों ये बार बार पूछा भी जाता है, चाहे वह नेट का एग्ज़ाम हो या अदर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, इसमें भी बार बार ये सवालात पूछे जाते हैं कि माहिरीन लसानियात ने हिंदुस्तान में हिंद आर्याई ज़बानों के इर्तिका को 3 अदवार में तकसीम किया गया है। पूछा जाता है कि हिंद आर्याई ज़बानों को कितने हिस्सों में तकसीम किया गया है, कितने अदवार में या दौर में तकसीम किया गया है। वो टोटल 3 दौर में तकसीम किया गया। पहला दौर क्या है, कदीम हिंद आर्याई, दूसरा दौर क्या है, वसती हिंद आर्याई, तीसरा दौर क्या है, जदीद हिंद आर्याई, तीसरा दौर क्या है, जदीद हिंद आर्याई। अब यहाँ पे क्या है, कदीम हिंद आर्याई की अगर बात किया जाए तो कदीम हिंद आर्याई दौर क्या है, 1500 कबल मसीह से 500 कबल मसीह तक शुमार किया जाता है। कदीम हिंद आर्याई यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पैदाइश से पहले 1500 साल पहले से लेके 500 साल पहले, अभी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का जन्म नहीं हुआ, उससे क्या है 1500 कबल मसीह से 500 कबल मसीह तक क्या है, कदीम हिंद आर्याई का दौर माना जाता है। आर्याओं का पहला मुस्तनद नक्श हमें ऋग्वेद की शक्ल में मिलता है। देखिए दोस्तों ये क्या है कि 2021 में जो यूपी टीजीटी का एग्ज़ाम हुआ था उसमें सेम टू सेम यही सवाल पूछा गया था कि क्या है कि हिंद आर्याई का पहला मुस्तनद शक्ल कहाँ पे मिलता है, तो वो क्या है, ऋग्वेद। ये क्या है, उसका जवाब क्या था, ऋग्वेद था। कि आर्याओं का पहला मुस्तनद नक्श अगर हमें देखना हो तो वह कहाँ पे मिलता है, ऋग्वेद में मिलता है। और किस सन में मिलता है, 1000 कबल मसीह में मिलता है, 1000 कबल मसीह में मिलता है। ठीक, कदीम हिंद आर्याई को डॉक्टर सुदेश्वर वर्मा ने 5 मंजिलों में तकसीम किया है। अब देखिए यहाँ पे भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल बन सकता है कि डॉक्टर सुदेश्वर वर्मा ने कदीम हिंद आर्याई को कितने मंजिलों में तकसीम किया है, तो वह कितने मंजिलों में तकसीम किया है, 5 मंजिलों में तकसीम किया है। कितने मंजिलों में, 5 मंजिलों में तकसीम किया है। पहली मंजिल क्या है, वैदिक मंजिल है। दूसरी मंजिल क्या है, अहद पांती की मंजिल है। तीसरी मंजिल जो है रज़मिया मंजिल है। चौथी मंजिल क्या, दुनियावी मंजिल है, दुनियावी मंजिल है। 5वीं मंजिल क्या है, टेक्सटाली मंजिल है। ये किसको तकसीम करने वाले कौन है, सुदेश्वर वर्मा है। कौन है, सुदेश्वर वर्मा ने इनको क्या है कि 5 मंजिलों में क्या है तकसीम किया है। पहली मंजिल की अगर बात किया जाए जिसको हम वैदिक मंजिल की बात करें, क्या है, कदीम हिंद आर्याई की पहली मंजिल किसके मुताबिक, डॉक्टर सुदेश्वर वर्मा के मुताबिक पहली मंजिल क्या है, वैदिक मंजिल है। इस अहद में वेद, 4 तरह के वेद चार तरह के वेद लिखे गए थे। वो वेद कौन कौन से थे, ऋग्वेद थे, यजुर्वेद थे, अथर्ववेद था और सामवेद था। ये 4 का 4 वेद किस मंजिल में लिखे गए थे, वैदिक मंजिल में लिखे गए थे। यानी संस्कृत मज़हब की क्या है, मज़हब की ज़बान होती थी। मज़हब की ज़बान यहाँ पे ज़बान होगी, मज़हब की, संस्कृत किसकी ज़बान होती थी, मज़हब की ज़बान होती थी।
दूसरी जो मंजिल थी सुदेश्वर वर्मा के मुताबिक वह क्या था, अहद पानती की मंजिल था। क्या था? अहद पानती की मंजिल था। इस अहद में पानती के अष्टाध्याय और पातंजलि की महाभाष्य लिखी जाती है इस अहद में। यानी क्या? अष्टाध्याय और पातंजलि की महाभाष्य। यानी क्या? महाभाष्य कब लिखी गई? अहद पानती की मंजिल में। अष्टाध्याय कब लिखी गई? क्या है? अहद पानती की मंजिल में। इस तरह इस दौर में संस्कृत आलिमों की ज़बान बन जाती है। देखिए, वैदिक मंजिल में क्या है कि संस्कृत सिर्फ़ और सिर्फ मज़हब की ज़बान मानी जाती थी। लेकिन जब अहद पानती की मंजिल आई तो इस दौर में क्या है, संस्कृत क्या है, आलिमों की ज़बान मानी जानी शुरू हो गई। आलिमों की ज़बान मानी जानी शुरू हो गई। तीसरी जो मंजिल है वह क्या है? रज़मिया मंजिल है। इसे अदबी मंजिल भी कहा जाता है। रज़मिया मंजिल को क्या कहा जाता है? अदबी मंजिल भी कहा जाता है। इसमें महाभारत लिखी गई। देखिए, ये भी इम्पोर्टेंट सवाल बन सकता है कि महाभारत किस मंजिल में लिखा गया? सुदेश्वर वर्मा के अनुसार अगर देखा जाए, उनके मुताबिक अगर बात की जाए तो ये क्या है? रज़मिया मंजिल में लिखी गई। क्या? महाभारत। क्या है? दुनियावी मंजिल क्या है? इस दौर में संस्कृत सरकारी ज़बान बन जाती है। अब ये भी सवाल बन जाता है कि क्या सरकार संस्कृत किस मंजिल में सरकारी ज़बान बन जाती है? तो वह क्या था? दुनियावी मंजिल था। वह क्या था? दुनियावी मंजिल था। और इसका ताल्लुक़ मज़हब से मुनक़ता हो जाता है। इसका ताल्लुक़ कहाँ से? मज़हब से मुनक़ता हो जाता है। वैदिक मंजिल में संस्कृत सिर्फ़ और सिर्फ मज़हब की ज़बानें थी। अहद पानती की मंजिल में संस्कृत आलिमों की ज़बान बन जाती है। रज़मिया मंजिल को अदबी मंजिल भी कहा जाता है। और रज़मिया मंजिल में क्या है? महाभारत जैसी क्या है? तसनीफ़ लिखी गई। ठीक। दुनियावी मंजिल इस दौर में संस्कृत सरकारी ज़बान बन जाती है और इसका ताल्लुक़ मज़हब से ख़त्म हो जाता है, मुनक़ता हो जाता है। पांचवी जो मंजिल है वह क्या है कि टेक्सटाली मंजिल है। क्या है? टेक्सटाली मंजिल है। इस अहद में संस्कृत क़वायद नवेसों की पाबंद होकर ख़ुद को महदूद व महसूर कर लेती है। अब देखिए, टेक्सटाली मंजिल की अगर बात किया जाए तो इसमें संस्कृत क्या है, अब संस्कृत के ऊपर क़वायद भी लिखे जाने शुरू कर दिए गए थे और उसमें क़वायद की पाबंदी की जानी शुरू कर दी गई थी। और वो क्या है, शुद्धि के चक्कर में फंस कर आवाम से दूर हो जाती है। और या फिर अब क्या है कि आवाम से संस्कृत दूर हो जाती है, इसलिए इसके पहलू ब पहलू आवाम बोलियां परवान चढ़ने लगती है। अब जब संस्कृत में हम कवायद को लाजिम करार देंगे तो अब क्या ये आवाम से दूर होना शुरू हो गई। और साथ साथ जो आवाम अलग अलग खित्तों में रहते थे उनकी बोलियां परवान चढ़ने लगी। ठीक, उनकी बोलियां क्या करने लगी? परवान चढ़ने लगी। और फिर उसके बाद अगर बात किया जाए, संस्कृत अपने इस मरहले यानी कदीम हिंद आर्याई के दौर में तीन मुख्तलिफ मेयारों की बताई जाती है। तीन मुख्तलिफ मेयारों की बताई जाती है। संस्कृत को कदीम हिंद आर्याई में अगर देखा जाए, जिसको क्या है माहिरीन लिसानियात ने हिंद आर्याई को कितने हिस्सों में तकसीम किया गया है? कदीम हिंद आर्याई, वसती हिंद आर्याई और फिर उसके बाद जदीद हिंद आर्याई। इन तीन मरहलों में जो मुनक़सिम किया गया है, इसमें अगर कदीम हिंद आर्याई की अगर बात किया जाए तो संस्कृत इसमें मरहले को तय करते करते आते आते तीन मेयारों की बताई जाती थी। यानी संस्कृत के तीन मेयार होते थे। एक अदीचा या मेयारी संस्कृत, पहला जो मेयार होता था क्या है? अदीचा या मेयारी संस्कृत, जो हिंदुस्तान के शुमाल और शुमाली मगरबी हिस्से में बोली जाती थी। यानी पंजाब और उससे मुल्हक इलाकों में बोली जाने वाली संस्कृत सबसे मेयारी समझी जाती थी। क्या है? अदीचा या मेयारी संस्कृत, ये पहला क्या था? पहले मेयार का था, जो सबसे मेयारी संस्कृत कही जाती थी। ये कहाँ पे बोली जाती थी? ये शुमाल और शुमाली मगरबी, हिंदुस्तान के शुमाल में और शुमाली मगरबी हिस्सों में बोली जाती थी। जैसे कि पंजाब हुई और उससे मुल्हक जो इलाके हैं उनमें क्या है कि ये मेयारी संस्कृत बोली जाती थी और समझी जाती थी। दूसरा जो मेयार था संस्कृत का, वह मध्य एशिया या वसती या नीम मेयारी या बीच की मेयारी या वसती मेयारी या मध्य एशिया मेयारी थी। इसमें अंबाला से लेकर इलाहाबाद तक का इलाका शामिल था। यानी मेयारी संस्कृत कहाँ बोली जाती थी? पंजाब में बोली जाती थी। लेकिन
क्या है कि जो नीम में आरी या वसती में आरी या मध्येशिया जो बोली जाती थी, वह कहाँ पे, अंबाला से लेकर इलाहाबाद तक का इलाका इसमें शामिल था। इस इलाके में क्या है कि नीम में आरी संस्कृत बोली जाती थी। यहाँ के लोगों की संस्कृत नीम में आरी करार दी गई है। यहाँ के संस्कृत को क्या करार दिया गया है? नीम में आरी संस्कृत करार दिया गया है। तीसरी जो संस्कृत का जो तीसरा मेयार था वह क्या था? प्राच्य या मशरकी या गैर मेयारी। मशरकी हिंदुस्तान की ज़बानें, इसमें यूपी और बिहार के इलाके शामिल थे। जो गैर मेयारी यानी संस्कृत जो गैर मेयारी था उसमें क्या है कि मशरकी हिंदुस्तान की ज़बान और इसमें यूपी और बिहार के इलाके शामिल थे। अब देखिए, प्रोफेसर ज्ञानचंद जैन ने कदीम हिंद आर्याई को दो अदवार में तकसीम किया है, दो अदवार में तकसीम किया है। अब देखिए, ये भी पूछा जा सकता है कि कदीम हिंद आर्याई को प्रोफेसर ज्ञानचंद ने कितने दौर में तकसीम किया है? वो दो दौर में तकसीम किया है। पहला क्या है? वैदिक संस्कृत। दूसरा क्या है? क्लासिकल संस्कृत। दूसरा क्या? पहला दौर क्या है? वैदिक संस्कृत। दूसरा क्या है? क्लासिकल संस्कृत। ठीक। हिंदुस्तान में आर्यों की आमद के बाद सबसे पहले वैदिक संस्कृत के नमूने मिलते हैं। अब देखिए, जब हिंदुस्तान में आर्यों की आमद हुई है तो उस वक्त सबसे पहला जो नमूना मिलता है वो क्या था? वैदिक संस्कृत का था, वैदिक संस्कृत का था। तो ठीक, तो दोस्तों आज के इस सेशन में हम लोगों ने क्या है कि कदीम हिंद आर्याई के बारे में, जिसमें क्या है कि संस्कृत से मुतालिक बात की और फिर साथ साथ क्या है कि कितने ख़ानदान हैं ज़बान के, इससे मुतालिक बात की। तो इंशाअल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में वसती हिंद आर्याई और जदीद हिंद आर्याई के वीडियो के साथ। जब तक कि आप लोग झारखंड पीजीटी उर्दू की तैयारी करते रहे, इंशाअल्लाह वीडियोस के माध्यम से, वीडियोस की मदद से आप लोगों को क्या है कि अच्छे अच्छे कंटेंट प्रोवाइड करवाए जाएंगे और आप लोगों की प्रैक्टिस भी करवाई जाएगी। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक कि आप लोग अपनी तैयारी में लगे रहें, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। अल्लाह हाफिज़।